चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। हमारा अपना यूट्यूब चैनल डी नोबल सिविल सर्विसेज एकेडमी पर सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज नया एक टॉपिक जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक होता है उसे सॉल्यूशन के साथ हम लोग क्वेश्चन करने के प्रयास करेंगे। जो हम ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट का भी कहना है कि सर लूसेंट का बुक जो होता है बहुत सारे डाउट होते हैं, तो इन्हें सॉल्यूशन के साथ हम लोग क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और हमने सबसे पहले एक साइटोलॉजी चैप्टर उठाया जो कि बायोलॉजी का शुरुआत चैप्टर होता है साइटोलॉजी। तो इस साइटोलॉजी में क्वेश्चन कैसे बनता है, हालांकि हम लोग ऑफलाइन बैच में इसे थ्योरी सहित पढ़ा दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग साइटोलॉजी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है तो देखा जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का सीरीज होते हैं हर एक एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या तो देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं सेल। सबसे पहला क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि सेल का खोज किसने किया था, क्वेश्चन पूछा कि सेल शब्द कौन से वैज्ञानिक दिए थे। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। देखिए यहाँ पे समझते हैं, तो एक रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक, ठीक है। ये रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले सेल का खोज किया था, और जो ये सेल खोजे थे ये सेल मृत था। तो सबसे पहले कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने कोशिका का नाम दिया था सेल। तो सेल शब्द किस जीव वैज्ञानिक ने नाम दिया था, तो हमारा रॉबर्ट हुक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन पर जब ध्यान देते हैं तो दूसरा क्वेश्चन के बारे में क्या पूछ रहा है कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मतलब ये चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं। कोशिकाओं का आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। बात सही है। कोशिका का आकार जो होता है अपना अलग अलग कार्यों के समीप से ही इनका आकार बनता है। किसका आकार कैसा है वो अलग अलग काम करता है आकार के हिसाब से। दूसरा, कुछ कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं। बात सही है। कुछ कोशिकाओं ऐसे होते हैं जिनका आकार बदलते रहते हैं, यानी वो साइज में हमेशा बदलते रहते हैं। इन प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, अलग अलग इनकी क्षमता होती है। नेक्स्ट होती है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो ये बात गलत है। हमारे सेल में जितना जो हमारा शरीर बना हुआ देह, यानी जिसको हम शरीर बोलते हैं, उस सेल सभी ऊतक का बना होता है। सभी शरीर हमारा किसका बना है, ऊतक। और ऊतक मेनली किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है। लेकिन जब कोशिकाओं का ढेर सारा संगठन होता है तो हमारे शरीर में ऊतक बनता है, और जो ऊतक होता है एक मांस के जैसा होता है। लेकिन सभी ऊतक जो होते हैं हमारे शरीर में सेम नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी नंबर ये वाला ऑप्शन आपका सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार के कोशिका नहीं होता। हमारे शरीर में एक ही प्रकार के कोशिका सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन जो ये सही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो देखिए समझते हैं, निम्नलिखित में से सबसे तीसरे क्वेश्चन क्या होता है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका, माने सबसे छोटी कोशिका किसका होता है। तो एक हमारे जैसे यूनिवर्स में माना जाता है कि सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया का होता है, लेकिन बैक्टीरिया का भी टाइप होता है। कौन सा ऐसी बैक्टीरिया जिनका सबसे छोटी कोशिका होती है, तो एक बैक्टीरिया नाम होता है जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी बैक्टीरिया है जिनमें क्या होते हैं कि इनका सबसे छोटा कोशिका पाया जाता है। तो सबसे छोटी कोशिका किसका होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीव द्रव, यानी इसको इंग्लिश में हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले समझे। तो सबसे पहले जो जीव द्रव होते हैं, तो जीव द्रव जो होते हैं हमारे शरीर में सबसे पहले दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो था जीव द्रव जो होता है हमारे शरीर में एक होता है जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव और प्लस में क्या होता है, एक कोशिका द्रव हो गया, और दूसरा हमारे शरीर में कोशिकांग होते हैं, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों का निर्माण क्या होता है, जीव द्रव का प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। और कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, तो केंद्रक के अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसे हम केंद्रक द्रव कहते हैं। लेकिन ये जो जीव द्रव नाम का शब्द होता है, ये जीव द्रव दिया था एक वैज्ञानिक जिनका नाम था पुरकिंजे। जीव द्रव शब्द जो हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना होता है, कोशिका द्रव और कोशिकांग से। और ये जो दिए थे इस शब्द जीव द्रव, ये कौन से वैज्ञानिक थे, पुरकिंजे। और एक वैज्ञानिक थे हक्सले नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि जीव द्रव जो होता है सभी कोशिकाओं का जीवन का आधार होता है। कहा गया कि सभी जो जीव द्रव होते हैं जीवन का भौतिक आधार होते हैं। ये कथन कहा था हक्सले नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन जीव द्रव का नाम शब्द कौन दिया था, तो ये शब्द देने वाले वैज्ञानिक पुरकिंजे थे। तो यहाँ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखा जाए तो यही क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा हुआ है कि जीव द्रव का जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। अभी पिछले बार में हम पढ़ते कि यह किसका कथन है। तो जो जीव द्रव होता है यह एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हक्सले। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि जो जीव द्रव होता है वो कोशिका का जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, ठीक है। और ये जीव द्रव क्या होता है, तो अभी हम बताएं कि हमारा जो सेल होता है, हमारा शरीर जो होता है, जीव द्रव जो होते हैं दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक होते हैं कोशिका द्रव, जो कोशिका के अंदर लिक्विड होता है उसे हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और एक किससे मिलकर बना होता है, कोशिकांग से मिलकर बना होता है। जो कोशिका के अंदर जितने जो अंग होते हैं उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, आपका जीव द्रव मिल जाते हैं, जीव द्रव बन जाते हैं। तो ये जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार, ये बात किसने कहा था, तो आपका हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्लियर किए थे कि जीव द्रव जो होता है किससे बना होता है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि कोशिका का जो जीवित अंश होता है वह क्या कहलाता है, जीव द्रव कहलाता है। लेकिन यह जीव द्रव किससे मिलकर बना होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में इसका क्या है, तो देखिए ऑप्शन इसका ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहला केवल कोशिका द्रव से, गलत है। बी नंबर में कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से, भी गलत है। सी में कि केवल केंद्रक द्रव, यह भी गलत है। चौथा कोशिका द्रव, दूसरा केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। अभी हम बताए थे कि तीन चीज से बना होता है, कोशिका द्रव हो गया, कोशिकांग हो गया, और कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, उसके अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसे हम केंद्रक द्रव बोलते हैं। तो ये तीन चीज से मिलकर कौन बना होता है, हमारा ये जीव द्रव। कोशिका का जीवित अंश जो जीव द्रव होता है ये मिलकर बना होता है तीन चीजों से, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। यानी कौन सी रचना ऐसी है जो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका को यानी पादप कोशिका से विभेदित करती है। तो ऐसी कौन सी है, तो कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। जंतु कोशिका में राइबोसोम भी होता है, प्लांट सेल में भी राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया भी जंतु कोशिका में होता है, प्लांट सेल में भी होते हैं। सेंट्रोमियर भी प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं। लेकिन एक सेंट्रियोल ऐसा है कि सेंट्रियोल जो होता है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन हम लोग में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर सेंट्रियोल हो जाता है। सेंट्रियोल क्या होता है कि ये मनुष्य में पाया जाता है, यानी मानव कोशिका जो जंतु कोशिका होते हैं इनमें सेंट्रियोल होता है, जबकि पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग। यहाँ यह नहीं पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि प्लांट में कि जानव में जंतु में किस में, ये सब नहीं पूछा गया है। डायरेक्ट पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है। तो यदि मानव में पूछता है, जंतु में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है और दूसरे नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन अगर पूरा इनवर्स में देखा जाए तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है पेड़ पौधे में जो प्लास्टिड होते हैं ये सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं। तो ये स्पेशल ना कोशिका ना जंतु का पूछा हुआ है नहीं प्लांट का पूछा हुआ है, तो हम सबसे बड़ा जो होगा उसी का मानेंगे। तो सबसे बड़ा कोशिकांग किसका होता है, प्लास्टिड का होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड होता है। अगर ये पूछता है कि सबसे बड़ा कोशिकांग जंतु में कौन सा होता है, तो न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेकेंड नंबर पर। तो न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो सकता था। लेकिन क्वेश्चन पूछा है ना कहीं जंतु कोशिका है नहीं कहीं पादप कोशिका है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका प्लास्टिड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो जंतु को जो पादप कोशिका होती है इनका सबसे बाहरी आवरण जो होता है, पेड़ पौधों में देखिएगा बाहर से एक छाल जैसा होता है, उस छाल को हम क्या कहते हैं, तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका झिल्ली क्या होता है, 2 नंबर की लेयर होती है। लेकिन हम लोग में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी परत, हम लोग का सबसे बाहरी परत होता है कोशिका झिल्ली, जबकि पेड़ पौधों का सबसे बाहरी परत होता है ये कोशिका भित्ति होता है। तो क्वेश्चन पूछा कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका कि कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल क्या होती है। तो सबसे पहले जाने कि सेल वॉल जो होता है हमारा सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना था और यह सेलुलोज क्या करता है कि पानी का ऑब्जॉर्प्शन करता है। तो पानी के लिए कोशिका भित्ति क्या होता है कि परागम्य होती है। परागम्य कहने का मतलब क्या होता है कि ये पानी का ऑब्जॉर्प्शन करता है, जो हमारा कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। यह सेलुलोज क्या करता है कि पानी का ऑब्जॉर्प्शन करता है। तो जो पानी का ऑब्जॉर्प्शन करता है तो इसी को हम बोलते हैं परागम्य बोलते हैं। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, यह परागम्य झिल्ली होती है।
पारागम में होती है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति में का एक संरचनात्मक घटक है, यानी कौन से ऐसे पोषक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे की कोशिकाओं भित्ति का एक संरचनात्मक घटक होते हैं, यानी पौधे का जो संरचना बनाता है वो कौन सा ऐसा पोषक तत्व होता है। तो कैल्शियम जो हमारा एक ऐसा पोषक तत्व है जो कोशिका भित्ति पौधों का जो होता है उसका संरचना बनाने में काम आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 12 नंबर कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, यानी कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है। तो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करने के लिए होता है हमारा कोशिका भित्ति। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि जंतु में या प्लांट में, ये नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है। जंतु और प्लांट पूछता है तो यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग, ऑप्शन अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करती है, तो हमारा कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 के बाद 13 नंबर की क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं जो केवल पादप कोशिका में, यहाँ पे ये पूछ रहा है जंतु कोशिका नहीं, केवल पादप कोशिका पूछ रहा है, यानी प्लांट के अंदर कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो केवल प्लांट कोशिका में ही पाया जाता है। तो देखते हैं कोशिका भित्ति प्लांट में पाया जाता है। हमारा लवक प्लास्टिड, अभी पढ़े सबसे बड़ा कोशिकांग होता है पेड़ पौधों के लिए, तो सबसे बड़ा होता है लवक, प्लास्टिड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी पाया जाता है कोशिकांग कोशिका भित्ति जो प्लांट में होते हैं। रिक्तिकाएं ये भी पाया जाता है हमारे प्लांट में, हम में भी पाया जाता है, लेकिन हम लोग में क्या होता है कि ये छोटे होते हैं लेकिन प्लांट में सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट होता है कि तीनों पाया ही जा रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं और हम में भी पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था, तो अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक से जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, पावर हाउस किसे कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका होते हैं उस कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनमें से किसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो हमारे अंदर गोल्जी का तो हो नहीं सकता, न्यूक्लियोलस नहीं, राइबोसोम प्रोटीन बनाता, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। आप दोस्तों जितना जो खाना वगैरह खाते हैं तो कोशिका क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में खाना आता है और इस खाना में ऑक्सीजन की सहायता से इसका खाना तोड़ने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही खाना को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, तो आपको एनर्जी मिलता है और उसी एनर्जी से आप क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इसीलिए इसे हम ऊर्जा गृह यानी ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था। माइटोकॉन्ड्रिया जो आप खाना खाते हो ग्लूकोज के रूप में आता है और वो ग्लूकोज के रूप में आके माइटोकॉन्ड्रिया के पास आ जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया आप जो श्वसन करते हैं उससे ऑक्सीजन पकड़ता है, उस ग्लूकोज को तोड़ता है। यानी कहने का मतलब कि जो खाना खाएं तो खाना ग्लूकोज में हुआ उसको हम भोजन कर दिए, और जब खाना का टूटना होता है उसी को हम एक साइंस के भाषा में बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। यानी माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशली क्या करता है कि भोजन का ऑक्सीकरण करता है, यानी भोजन को तोड़ फोड़ करके और हमें एनर्जी देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, भोजन का अवकरण हो नहीं सकता है। बी नंबर क्वेश्चन है भोजन का ऑक्सीकरण, यानी खाना का टूटना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यदि काम नहीं करेगा तो आपके अंदर जो भोजन आप ग्लूकोज के रूप में खाएं उसको तोड़ेगा नहीं और आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो मेनली काम क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, भोजन का ऑक्सीकरण करना, और जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं हो तो आपका क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 16 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया देखिए सबसे पहले समझते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कहते हैं। मान के चलिए माइटोकॉन्ड्रिया है, अब इसके अंदर क्या होता है, दो झिल्ली लगा होता है, ठीक है। अब दो झिल्ली लगा होता है जिसको बाहरी झिल्ली को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, बाहरी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जबकि अंदर वाला जो झिल्ली होता है इसे हम बोलते हैं क्रिस्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है जो कि बाहरी परत को मैट्रिक्स बोलता है और अंदर वाले परत को हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है, यानी अंदर वाले को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं अंदर वाले को हम क्रिस्टी कहते हैं, तो ऑप्शन ए नंबर इसका सही हो सकता है, क्रिस्टी। और यहाँ पे सबसे बाहरी परत होता है मैट्रिक्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अंदर वाला भीतरी परत पूछ रहा है, तो इससे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर क्रिस्टी आपका आंसर हो जाएगा। करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। मतलब कि दोस्तों हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जंतु सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है, बहुत सारे ऐसे
कोशिका होते हैं कवक में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, हरे सवाल में भी होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ अनुपस्थित होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जितने जो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन आपको तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी यानी ऊर्जा का संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अब ये क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। एक झिल्ली ऐसा हो गया और इसके अंदर एक और झिल्ली होता है। बाहरी झिल्ली जो होता है इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। बाहरी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, बाहरी झिल्ली को मैट्रिक्स और अंदर वाले को हम क्रिस्टी बोलते हैं। अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो ये हो गया आंतरिक, यानी ये होगा भीतरी परत हो गया और एक है बाहरी परत। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी बनता है, लेकिन ये एनर्जी बाहरी वाला में बनेगा कि भीतर वाला में बनेगा? तो ऑप्शन में क्या होगा? जो भी माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये अंदर में होते हैं, भीतरी परत में होते हैं, यानी किस में होगा? क्रिस्टी वाले पार्ट में होते हैं। तो ऑप्शन से देखते हैं तो बाह्य झिल्ली, बाहर झिल्ली को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये तो हो नहीं सकता, बाहर में नहीं बनता। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में, डीएनए नहीं बनाता एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो क्रिस्टी यहाँ पे लगता है आंसर हो सकता है, आंतरिक झिल्ली है। यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स आपका बाहरी झिल्ली, तो इसमें तो होगा ही नहीं होगा। तो आंतरिक झिल्ली का है या तो इसे हम क्रिस्टी का है, आंसर आपका दोनों हो सकता है। अगर क्रिस्टी दिया हो तो क्रिस्टी, और आंतरिक झिल्ली का है तो आंतरिक झिल्ली। तो यहाँ पे क्रिस्टी की जगह आंतरिक झिल्ली दिए हुए है। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी के लिए रासायनिक केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं? क्रिस्टी वाले पार्ट में, यानी आंतरिक झिल्ली में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? यानी आपको 4 ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन में से कह रहा है कि कौन से कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें डीएनए पाए जाते हैं। तो हमारे सेल में एक ऐसा कोशिकांग होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक ऐसा कोशिकांग है जिसमें डीएनए आरएनए सब पाए जाते हैं। लेकिन केंद्रक के बाद एक और ऐसा कोशिकांग होता है जिसमें भी डीएनए होता है, जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो यदि न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस को ऑप्शन करेंगे, आंसर करेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन देखते हैं, एक होता है गोल्जी उपकरण, इसमें तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। यदि न्यूक्लियस दिया होता या तो माइटोकॉन्ड्रिया, दो में से एक दिया होगा। ज्यादा विकसित होता है न्यूक्लियस वाला में, और उसके बाद होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। लाइसोसोम में भी नहीं होता है, अंतःप्रदवी जलिका में भी नहीं होता है। तो हमारा किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में और न्यूक्लियस दोनों में ही केंद्रक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? देखिए राइबोसोम कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें कह रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। और आपका राइबोसोम नहीं होगा तो क्या होगा? तो दोस्तों हमारे सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वैसे क्या होता है कि राइबोसोम भी होता है। और ये राइबोसोम क्या करते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। प्रोटीन मेकिंग में क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले श्वसन हो ही नहीं सकता, उत्सर्जन भी नहीं कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण ये भी नहीं करता है। नेक्स्ट क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण, यानी हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका होते हैं उस कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? अभी हम बताए थे कि प्रोटीन कहाँ बनता है, तो राइबोसोम में। अभी कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो यहाँ भी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइबोसोम में होगा। गोल्जी बॉडी में हो ही नहीं सकता है, सेंट्रोसोम में नहीं हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है, तो हमारा क्या होगा? राइबोसोम में। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण, यानी आपके शरीर में जैसे ही सेल बनाता है प्रोटीन, तो प्रोटीन कहाँ बनाता है? आपका राइबोसोम में बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल को क्या कहते हैं? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारा एक सेल होता है, ठीक है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जाल जैसे संरचना लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ऐसे बहुत सारे शाखित जाल जैसे संरचना होते हैं, इसी पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं और इस जाल जैसे संरचना को हम बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। क्या बोलते हैं? अंतःप्रदवी जालिका बोला जाता है। तो जाल जैसे महीन शाखित झिल्लीदार कुछ भी कहे तो आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है? अंतःप्रदवी जालिका। तो यहाँ हो गया गोल्जी बॉडी नहीं हो सकता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं हो सकता है, राइबोसोम भी नहीं होता। राइबोसोम क्या होता है ना कि राइबोसोम इस पे पाए जाते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे कण के रूप में राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन महीन शाखित झिल्लीदार जो पूछा जाएगा तो इसमें अंतःप्रदवी जालिका आपके सेल के अंदर जो होते हैं बहुत सारे जाल बना के बैठे हुए रहते हैं और इसी के ऊपर कौन से पाए जाते हैं? राइबोसोम। और ये राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं और ये राइबोसोम किसके ऊपर पाए जाते हैं? तो अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर। और अंतःप्रदवी जालिका कैसा होता है? महीन होता है, शाखित हो गया, झिल्लीदार, अनियमित नालिकाओं जैसा ये पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रदवी जालिका हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्तर कहाँ है। ये तो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है। तो सबसे पहले प्रोटीन का निर्माण लाइसोसोम में नहीं हो सकता, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, गोल्जी बॉडी भी नहीं होता है। और ये राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा, अंतःप्रदावी जलिका पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्तर, ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है। कोशिकीय श्वसन का क्या होता है, सक्रिय स्तर, यानी आपके शरीर में कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। तो सबसे पहले आपका जो भोजन होता है, भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है, और ग्लूकोज कहाँ हो जाता है, आपका जो सेल होता है, इस सेल का माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। सेल का कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन किसके रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में। और जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जैसी माइटोकॉन्ड्रिया में आता है वैसे ये ग्लूकोज को तोड़ देता है। तो एक कोशिकीय श्वसन, यानी कोशिका में श्वसन कहाँ होता है, तो कोशिका में श्वसन ऑक्सीजन को कौन पकड़ता है, कोशिका का कौन सा कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ऑक्सीजन आता है ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा घर भी कहते हैं। तो दोस्तों हमने लूसेंट का 25 क्वेश्चन आज तक सॉल्व किए हैं। उसके बाद कल के सेशन में हम लोग 25 के बाद इसमें 54-55 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को टाइप बाई टाइप करके और डेली रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो दिया जाएगा। हमारे पास ऑफलाइन का भी बैच चलता है, जिसमें ऑफलाइन में बहुत बढ़िया से थ्योरी सहित कराया जाता है इस क्वेश्चन को, और बढ़िया से क्वेश्चन बैच हमारे पास जनरल, एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी, हर एक प्रकार के आपको यहाँ पे क्लास मिलती है जो ऑफलाइन में मिलती है। और ये दोस्तों ऐसे ही आपको डेली के वीडियो में 25 क्वेश्चन करके हर एक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और उसके बाद इसे शेयर करें। जय हिंद।